this, what it's called the cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against. Free Imran Khan, the first democratically elected Prime Minister of Pakistan. He will stay in Pakistan. He's a humble, great leader. Free Imran Khan. Free Imran Khan, a great democratic leader in Pakistan. We need Imran Khan. Free him from a death cell in Pakistan. First democratically elected Prime Minister of Pakistan. He will stay in Pakistan. And yes, we're concerned about democracy in Pakistan. That's why we want to free Imran Khan. Free Imran Khan, a great democratic leader in Pakistan. We need Imran Khan. Free him from a death cell in Pakistan. You're back. One thing you need to do. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution. I yield back. अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। ये वीडियो पहले इसलिए लगा दिया कि आज की सबसे बड़ी खबर यही थी, पीटीआई से लेकर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान और फिर अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बड़ी शिद्दत से इनका इंतज़ार कर रहे थे कि होता क्या है। कुछ लोग मज़े लेना चाहते थे, कुछ परेशान थे, कुछ एक्साइटेड थे। ये आप डिसाइड कीजिए कौन परेशान था, कौन मज़े लेना चाहता था और कौन एक्साइटेड था। इसमें दुख की बात यह है कि जब लॉयर करके नारे लगाए गए तो नौजवान इतना जज्बाती था कि जब उससे निकाला गया तो उसने कहा आई विल बी बैक। विटनेसेस ने जो मुझे बताया कि ये एक इंतहा पसंदाना रवैया है। वो नौजवान नज़र आ रहा है, मेरे पास तस्वीर भी है मगर मैंने नहीं लगाई, जो रेड शर्ट में है। और ये जो इमरान खान की रिहाई के नारे लगा रहे थे, ये यहाँ कोल्ड पिंक के नाम से एक ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है जिनके बारे में जो मेरी मालूमात हैं कि ये अक्सर अरब ममालिक के जो सफारत खाने हैं उनके बाहर ह्यूमन राइट्स के हवाले से मुजाहरे करते रहते हैं। तो इन्हें खुसूसी तौर से बुलवाया गया था और पीटीआई ने बुलवाया था। देखें, इस पूरे खेल में जो एक अहम चीज़ सामने आई, बाकी तो किसी के लिए भी हैरान कुन नहीं था कि उन्होंने कहा कि ये झूठ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक साइफर की हकीकत उन्होंने बयान की कि ये एक डिप्लोमेटिक लेटर होता है जो पब्लिक नहीं हो सकता, कि ये दो मुल्कों के ताल्लुकात का मामला होता है। फिर उनका कि असद मजीद जिससे गुफ्तगू हुई वो खुद साफ ये कहते हैं कि जी साजिश कोई इसमें उनसर मौजूद नहीं था। फिर उन्होंने दोहराया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं दहशतगर्दी के हवाले से, और अफ़गानिस्तान से कहा कि वो लगाम दे जो दहशतगर्द वहाँ से आ रहे हैं और अपनी ज़मीन को साफ़ करे, क्लीन करे, और जो करंट हमला हुआ है उसके हवाले से बात की। मगर जो एक अहम बात थी जो पहले भी वाइट हाउस भी कह चुका है और स्टेट डिपार्टमेंट भी, मगर डोनाल्ड लू ने जिस तरह उसे दोहराया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस गौर तलब है कि जब से इमरान खान की हुकूमत गई है मुझे मुसलसल कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। ये इंतहा पसंदी कहीं जोड़ी जा रही है। तालिबान, टीटीपी और पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिज़म है, और फिर जिसका मुजाहरा यहाँ पर भी नज़र आया कि जो 20-25 लोग गए थे वहाँ भी। इसमें सवाल ये है पीटीआई वालों से, मेरे दोस्त हैं सारे, कल खुदा न खास्ता डोनाल्ड लू के साथ कोई वाक़या हो जाता है तो अंदाज़ा है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे और किस किस पर वक्त पड़ेगा, कि विदाउट एनी प्रूफ कोई चीज़ नहीं। देखिए, बार बार दोहराना पड़ता है
کہ آپ ایک لمحے کو ذرا خود اپنے پیروں کو دوسرے پیر میں ڈال کر دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ وہ MKM جو سب سے بڑی کمپٹیٹر ہے کراچی میں PTI کی، جس کے خلاف وہ متحدہ پاکستان کے خلاف جو ایم کے حوالے سے PTI نے فیصل وارڈا سے لے کر عمران خان اور سب یہ لوگ کرتے رہے، اور اس کے بعد الیکشن بھی چھین لیا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے خوفناک مقابلے میں اور اتنے بڑے گریونسز میں آپ کا بدترین مخالف بغیر کسی وجہ کے اپنا پورا سیاسی کیریئر ختم کر دے اور آپ کو حکومت بنانے مدد فراہم کرے؟ سمجھ میں آتا ہے کہیں؟ جو اپنے منہ سے وہ پہلے بھی کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہاتھ پیر باندھ کر ڈالا گیا تھا۔ اور پھر خان صاحب کا اپنا بیان کہ ووٹ لینے کے لیے اتحادیوں سے ٹیلی فون کروانے پڑتے تھے ورنہ ووٹ نہیں ملتا تھا۔ عامر لیاقت مرحوم یاد ہے کہ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں۔ تو پارلیمانی جمہوریت میں اگر آپ کا ووٹ نمبر پورا نہیں ہے، آپ کے اتحادی چھوڑ جاتے ہیں، تو حکومت تو ختم ہو جائے گی۔ اس میں امریکہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ اور اگر چلے ایک لمحے کو پھر سپوز مان بھی لیتے ہیں کہ امریکہ نے کروایا، تو ٹوٹے تو آپ کے لوگ نا۔ اگر یا تو MKM کھڑے ہو کر کہے، مینگل کہے، اور جو دوسرے اتحادی ہیں وہ کھڑے ہو کے کہیں گے جی امریکہ نے ہمیں کہا تھا، ہمیں پیسے دیے تھے، کوئی وٹنس ہوتی ہے نا، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اور پھر سائفر تو آج تک تاریخ میں جب سے ڈپلومیسی دنیا میں وجود میں لائی گئی ہے اور جب سے نارمز طے ہوئی ہیں، کبھی کسی نے اس طرح خط نہ لہرایا، نہ ڈی کوڈ کیا۔ آپ کے خیال میں اگر ڈی کوڈ کرنا اتنا ہی آسان ہوا کرتا کہ عوام کو بتانا ہے، تو اسے کوڈ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھئی سمپل سا پڑھ لو، سب پڑھ لیں، آرام سے پڑھ لیں۔ خیر، تو یہ معاملہ آسانی سے ٹلتا نہیں۔ ساتھ میں ایک دلچسپ ترین خبر PTI کے حوالے سے یہ ہے کہ 20 تاریخ کی تیاریوں کے لیے ایک دن پہلے سے PTI USA کے اہم لوگ، جس میں ہمارے دوست سجاد برقی بڑے بھائی جیسے، عاطف خان ہیوسٹن سے، اور ڈاکٹر عاصم محمود جو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے لیے میں کام کر رہا ہوں پاکستان میں، انہیں پہلی بار پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر آئی ہے۔ بلوچستان میں جو ہوتا رہا، جو KPK میں ہوتا رہا، جو کراچی میں ہوتا رہا، جو اندرون سندھ ہوتا رہا، انہیں کبھی فکر نہیں ہوئی اور تمغے وصول کرتے رہے حکومت پاکستان سے، اور ان کے دوست تھے، ان کے قرابت دار رہے۔ اب وہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ایک آپ نے دیکھا بریڈ شرمن نے کہا کہ امریکن ایمبیسڈر جو پاکستان میں ہیں وہ عمران خان کے پاس جائیں اور معلومات کریں، دیکھیں، پوچھیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی زبانی ساری گفتگو سے وہ آپ نے کلپ دیکھا۔ تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ان کے اپنے ٹرولر ہیں محترم جناب عمران خان کے ارشاد بھٹی صاحب، وہ بتاتے ہیں ایک روز پہلے کہ میں بہت عرصے بعد خان صاحب سے پرائم منسٹر ہاؤس میں ملا تھا، زمان پارک میں، اس کے بعد اب ملا ہوں، تو خان صاحب حشاش بشاش تھے، خوش تھے، ایکٹیو تھے، اور مجھے وہاں پتہ چلا کہ خان صاحب روزانہ سائیکل چلاتے ہیں گھنٹوں، اور ہائی سپیڈ پہ موڈ پہ لا کے، مطلب پہاڑی پہ چڑھنے والی چڑھائی پر وہ جو مشینیں آج کل آتی ہیں سائیکل، اس میں بھی ہوتا ہے موڈ لگا دیتے ہیں کہ ماؤنٹین موڈ لگا دیا اور وہ اب چڑھائی چڑھ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی دیسی مرغی کھا رہا ہے، دیسی سوپ پی رہا ہے، اور گھنٹوں کے حساب سے سائیکلیں چلا رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے۔ پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ میں آپ نے سنا کہ 72 سال کی عمر میں آدمی جو سیاسی لیڈر ہو اور ایک قوم کے لیے، انقلاب کے لیے کام کر رہا ہو، اور وہ جیل میں بھی ہو۔ جیل میں تو 99% جو تاریخی طور پہ ہم نے کہ خطوط لکھے گئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑی بڑی تاریخی کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر یہ پہلا لیڈر ہے کہ جو ایکسرسائز پہ ایکسرسائز کرتا ہے۔ اور انداز لگائیں سائیکل چلانے کے لیے کتنا بڑا گراؤنڈ پرووائڈ کیا جا رہا ہوگا
कि भाई साइकिल ऐसे तो नहीं है कि आप एक कमरे में, जैसे सर्दी बाहर हो और मेरा जिम जाने का मूड ना हो तो मैं अपने रूम में ही वॉक कर लेता हूँ, अपने कॉरिडोर में वॉक कर लेता हूँ। तो खान साहब की सिचुएशन तो इरशाद भट्टी ने बता दी है कि उन पे क्या गुजर रही है और वो किस माहौल में है। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि एक दिन पहले ब्रैड शर्मन का फंड रेजिंग किया गया स्प्रिंगफील्ड के इलाके में, और उसका जो इनविटेशन है उस पर जगह का नाम लिखा गया। वो क्या खौफ था, किससे छुपाया जा रहा था, क्यों छुपाया जा रहा था, और उसके जो होस्ट थे उस इलाके के एक मुमताज कादियानी अहमदी रहनुमा हैं जो अहमदी मस्जिदों में बहुत एक्टिव हैं। उनका नाम है नुसरत जमाल, और साथ में पीटीआई के आतिफ खान उसको होस्ट कर रहे थे, और स्पेशल गेस्ट के तौर पर जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद को बुलाया गया था। उनको अभी नाम मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मगर ये जो नुसरत जमाल साहब हैं ये बहुत एक्टिव कादियानी तस्वुर किए जाते हैं मैरीलैंड, वर्जीनिया और वाशिंगटन डीसी एरिया में। इन्होंने होस्ट किया और वहाँ $15,000 जमा करके दिए गए। तो आपके ख्याल में कोई सियासी पार्टी जहाँ पीटीआई के मेजर लोग मौजूद थे और ब्रैड शर्मन उस हेयरिंग में भी मौजूद थे, सवाल भी कर रहे हैं और वही मशवरा दे रहे हैं कि एम्बेसडर को जाना चाहिए, आपके ख्याल में एक दिन पहले ये फंड रेजिंग करना चाहिए था? इससे साफ नहीं लगता कि आप पैसे लगाते हैं तो लोग आते हैं और नताइज कुछ भी नहीं निकल रहे। इलेक्शन पे जो कंसर्न है अमेरिका का वो तो 1 महीने से आ रहा है, मुसलसल आ रहा है, वो आपके कहने पे नहीं आ रहा। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि एक दिन पहले फिर इसी तरीके से नेशनल प्रेस क्लब वाशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मेरे पास सजाद बरकी साहब का क्लिप भी है जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा एक इंकशाफ किया है कि मैरीलैंड, वर्जीनिया, वाशिंगटन के एरिया में जो पीटीआई के वर्कर रहते हैं उनको थ्रेट किया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। डिप्लोमेट्स ने उनकी लिस्टें जारी की गई, उन्हें बताया गया कि तुम्हारा शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे, और इस मुल्क में अगर कोई एजेंसी या किसी मुल्क का सफारत खाना थ्रेट करता है तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और यहाँ मुकामी सतह पे होने चाहिए कि अमेरिकन पाकिस्तानियों को या किसी भी कम्युनिटी के अमेरिकन सिटीजन को इस तरह से हिरासा किया जाए कि भाई वो मुजाहरे करते हैं, वो जाने, यहाँ की हुकूमत जाने। आप ये लोग पाकिस्तान में नहीं रहते कि आप उन पर इस तरह से दबाव डाल सकें। तो बहरहाल वहाँ नेशनल प्रेस क्लब में दिलचस्प तरीन बात ये थी कि पीटीआई के अपने लोग बताते हैं कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहाँ ना तो कोई अमेरिकन मीडिया था, एक पाकिस्तानी मीडिया जो इनका ट्रोलर भी तस्वुर किया जाता है वो वहाँ पर पहुँचा था। तो मुझे समझ नहीं आया कि वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस को मॉडरेट कर रहे थे मोहित पीरजादा साहब जो जर्नलिस्ट हैं। तो बहुत सी चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं कि जर्नलिस्ट का तस्वुर जो है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, अब इससे भी ज़्यादा एक संगीन सूरत हाल का पाकिस्तान सब बहुत मुश्किल में गिर गया है कि ये जो माशी तरक्की के ख्वाब है ना, जो आर्मी चीफ यहाँ कह के गए थे कि 2030 में हम G20 का हिस्सा होंगे, वो तो फारिग है। ख्वाब देखते हैं कि ख्वाब मैंने भी बहुत देखे, रास्ता भूल गया था वो भी। तो ख्वाब देखने से नहीं होता। आपके पड़ोस में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, मोदी सरकार 25 साल का जो एजेंडा लेकर आई है और वो इंतखाबात कैसे जीतना चाहते हैं, उनके एक सीनियर तरीन रहनुमा, ये प्रशांत नाम है उनका, मैंने नाम लिखा हुआ है, प्रशांत भूषण, वो सुनिए क्या कह रहे हैं और किस अंदाज में कह रहे हैं और कितने बड़े खतरे की घंटी हिंदुस्तान से खड़े होकर बजा रहे हैं कि अब पुलवामा 2 और बालाकोट 2 की तैयारी चल रही है। और क्या तैयारी चल रही है जो मुझे सुनने में मिला है, मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, ना ही ये बता सकता हूं कि किन लोगों ने मुझे बताया है कि पुलवामा 2 जो होगा वो अयोध्या मंदिर पर कोई अटैक होगा जो कि जैश ए मोहम्मद या अल-कायदा होगा या करवाया जाएगा। और बालाकोट 2 जो होगा
وہ پاکستان آکیوپائڈ کشمیر میں انکرجن یعنی کہ گراؤنڈ موومنٹ صرف اب کی بار بمباری نہیں، اب کی بار جو سنا اور ملٹیپل سورسز سے سننے میں آ رہا ہے کہ اب کی بار تھوڑے سے گراؤنڈ ٹروپس بھی بھیجے جائیں گے. اس لیے نہیں بھیجے جائیں گے کہ ہم پاکستان آکیوپائڈ کشمیر پر قبضہ کر لیں، لیکن یہ دکھانے کے لیے، جیسے بالا کوٹ میں انہوں نے دکھانے کی کوشش کری کہ بھئی ہم نے پاکستان کے اوپر بم گرا دیے. وہ بم سے کچھ ہوا ہو نہ ہوا ہو، بم کہاں گرے کچھ کسی کو پتا نہیں، لیکن بم گرا دیے اور اس کے آدھار پر چناؤ بالکل 2019 کا پلٹ گیا. اور یہی بات ستیہ پال ملک جی نے حال میں ایک انٹرویو میں بولی، یہ لوگ چناؤ جیتنے کے لیے کچھ بھی کروا سکتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے. جو پردھان منتری 3 گھنٹے تک پلوامہ جیسے حملے کے بارے میں کچھ نہیں بولتا، جو پردھان منتری 3 مہینے تک منی پور کے بارے میں کچھ نہیں بولتا، اور جس کے پٹھو اینکر خوشی سے اچھل جاتے ہیں جب ہمارے 40 جوان شہید ہوئے، وہ لوگ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، کچھ بھی کروا سکتے ہیں. اوپ انڈیا جو بھاجپا کا میڈیا آرگنائزیشن ہے، اس میں یہ چھپ چکے ہیں القاعدہ جیش محمد کے بیان کہ ہم لوگ رام مندر پر، ایودھیا کے مندر پر حملہ کریں گے. اب اگر اس پر آپ نے، سرکار نے سیکیورٹی نہیں ٹائٹن کری، اور اتنی نہیں ٹائٹن کری کہ وہاں پر حملہ ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر بھی اگر حملہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا مانیں گے کہ حملہ ہونے دیا گیا کہ حملہ کروایا گیا؟ اور اس کی بہت آشنکا ہے. یہ مان کر چلیے ایودھیا نہیں تو کہیں اور ہو سکتا ہے. کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ چناؤ 2024 کا یہ ہار رہے ہیں. یہ سارے کے سارے سنکیت صاف ہیں کہ 2024 کا چناؤ ہار رہے ہیں، اور ایک ہی طرح سے جیت سکتے ہیں. یا تو اس دیش، پورے دیش کو منی پور بنوا دیں، اور اس کی تیاری چل رہی ہے. کل جو یہاں ہوا نوح میں، گڑگاؤں میں، کل جو ہوا ٹرین پر، یہ سب ان سب چیزوں کے سنکیت دے رہا ہے کہ اس دیش کو، پورے دیش کو منی پور بنانے کی پوری تیاری چل رہی ہے. اس لیے پورے دیش کو اس کے بارے میں سترک رہنا ہوگا، اور سب سے پہلے پلوامہ کی جواب دہی مانگنی ہوگی کہ آپ نے یہ کیسے ہونے دیا، اور جن لوگوں نے ہونے دیا ان لوگوں کو کیوں آج تک جواب دہ نہیں ٹھہرایا گیا ہے؟ اس انکوائری کا کیا ہوا؟ ان لوگوں کو کیوں پروموٹ کر دیا گیا ہے جن کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے تھا؟ اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے نہیں کروایا، تو جن لوگوں نے ہونے دیا، جن کی لاپرواہی تھی، یہ تو صاف ہے کہ لاپرواہی تھی. آپ نے 11 انٹیلیجنس الرٹس اگنور کیے، آپ نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر وائلیٹ کیا، اور اس کے بعد بھی کسی کی جواب دہی نہیں طے ہوتی ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ سوال پوچھنا ہوگا، اس کی انکوائری رپورٹ مانگنی ہوگی، اور پورے دیش کو آگاہ کرنا ہوگا کہ اس طرح کی آپ گھٹنا. نے یہ کلپ دیکھا، یہ بھوشن صاحب ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پلوامہ طرز پر حملے کے پلان بنائے جا رہے ہیں، اور گراؤنڈ ٹروپس بھی بھیجے جا سکتے ہیں، ایئر سٹرائکس بھی ہو سکتی ہیں، بابری مسجد پر لشکر طیبہ اور جیش محمد کے نام سے حملے ہو سکتے ہیں. اچھا ذہن میں رکھیں، لشکر طیبہ کا نام تو بعد میں آیا ہے، کہ ابھی بابری مسجد کے حوالے سے اور یہ رام مندر پہ حملے کے حوالے سے 2-3 انہوں نے انڈین گورنمنٹ نے لوگ پکڑے جو ہندو ہیں مگر مسلمانوں کے نام استعمال کر کے وہ دھمکیاں بھجوا رہے تھے، ای میلیں، سم تھنگ لائک دیٹ. یہ کوئی 15 دن پرانی بات ہے. تو اور میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مودی 370 ایز اے بی جے پی، بھاجپا پارٹی اور اتحادی ملا کے 400 کا آنکڑا پار وہ ہوتا نہیں نظر آتا. انہوں نے بھی بتایا کہ یہ ویسے الیکشن ہار رہے ہیں. اب ای وی ایم جتوا دے تو ایک الگ بات ہے کہ جس پر ہاہاکار پورے ہندوستان میں مچی ہوئی ہے. یہ جو خطہ ہے نا ساؤتھ ایشیا کا، یہ ڈیموکریٹک ہے ہی نہیں، اور اس میں اقتدار کی خواہش، بالادستی کی خواہش ہی ہے وہ
जिसने इसे कभी एक नहीं रहने दिया, कभी आपस में बाहम शीरो शकर नहीं रहने दिया और हमलावरों को मौका दिया कि मुझे मारने के लिए आप मिल गए और आपको मारने के लिए मैं मिल गया, कि हम एक दूसरे से बड़ी नफरत करते हैं। हम एक दूसरे को रुतबे पे नहीं देख सकते, फाइज, और अगर हमें किसी को रुतबा मिल जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बस अब इसे उतारना है, इसकी टांगे घसीटनी है। यही हमारी हुकूमतों के किस्से हैं, यही हमारे इंतखाबात के किस्से हैं। इसमें जो खौफनाक बात है कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, तो वहाँ अफगानिस्तान के डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा कि अब दोबारा कभी ऐसा हमला हुआ, 1 इंच भी ज़मीन में आए तो जवाबी कार्रवाई होगी और पाकिस्तान में घुसेंगे। और वहाँ कोई टीटीपी का या दाइश का एक ग्रुप है खुरासानी, मेरे ख्याल में टीटीपी का ही है, उसने कहा कि अगर दोबारा ये कोशिश हुई और हमारे लोगों पर हाथ डाला तो हम पाकिस्तान में आके जगह जगह पटेंगे। इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि हमें कार्रवाइयाँ करने दो और तुम जवाबी कार्रवाई करोगे तो हम पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगे। एक तरफ इंडिया के ये इरादे हैं, दूसरी तरफ अफगानियों के ये इरादे हैं। इस सिचुएशन में आप सियासी तक़सीम को देखें और फौज के ख़िलाफ़ जो बयानिया है और जो सोशल मीडिया पे कैंपेन है, जो शोधा के हवाले से गुफ्तगू है, उसमें आपको लगता है कि यहाँ कोई स्टेबिलिटी आ सकती है, कोई प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, या ये तो जोग्राफिया ही अब ख़तरे में पड़ा हुआ नज़र आता है। बहुत खौफनाक सिचुएशन है। इसको जितनी जल्दी बतौर पाकिस्तानी रियलाइज़ कर लें तो हमें शायद कोई बचत का पहलू नज़र आ जाए, वरना मुझे तो नहीं नज़र आता। और मोदी कुछ भी कर सकते हैं, वो इस वक्त बहुत डेस्परेट है, वो इख्तिदार छोड़ने को किसी सूरत तैयार नहीं है और उनके पास दिखाने को 9 साल का हिसाब तो कुछ भी नहीं है। जो मैंने उनका मीडिया देखा है, जो मैंने उनका सोशल मीडिया देखा है, हज़ारों की तादाद से, मेरे इंडियन दोस्त नाराज़ ना हो, वो मैंने नहीं बनाए हैं, 200 से 300 तो मेरे इनबॉक्स में सच मौजूद हैं जो मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। आप वो पाकिस्तान पर जो चाहें कह दें, अपनी फिल्मों में जिस तरह चाहें हमें शक्ल से फाश दें, मगर याद रखें मुताले पाकिस्तान में जो हमने आपको मारा है ना, आपकी फिल्में बहुत पीछे हैं उससे। मतलब मुताले पाकिस्तान में अगर आप अपना हशर देखें तो आपको सर उठाते हुए शर्म आएगी। बेहतर है कि दोनों मुल्क आपस में बैठ के गुफ्तगू कर लें और रियलाइज़ कर लें कि तरक्की, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी और दुनिया में फ़ख्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, वो विद इन ए कंट्री हो और आसपास पड़ोसियों में हो या इंटरनेशनल कम्युनिटी में हो। फेयर फ्री इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हो सके तो अंजाम देख रहे हैं कि कौम कैसे बिखरी हुई है, हालात क्या हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके यहाँ भी ऐसा ही हो तो फिर सोच लीजिएगा। हमारे यहाँ हमला करने से कुछ नहीं होगा। हम ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हैं और डिस्टर्ब जहन के लोग आपको मालूम है ना क्या करते हैं। इन सारी बातों पर गौर कीजिएगा, मोदी सरकार को समझाइएगा कि ग्राउंड ट्रूथ तो बड़ी दूर की बात है। अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत की, सुना है ना कि मरता क्या ना करता, बस ध्यान में रखिएगा। इंतखाबात करवाएं, अपने आप फेयर एंड फ्री करवाएं। आपके हवाले से बड़े कंसर्न है और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका मोदी के साथ नहीं चल सकते। अगर ये तरक्की कंटिन्यू जारी रखनी है जिसमें 2 लाख 55 लाख का जो कर्ज लिया है आपने, वो मुझे तो वो कहना भी नहीं आता जो इस तरह आप कहते हैं कि 2,50,00,000 करोड़ समथिंग का करोड़ जो कर्जा है, वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैंने एक टनल जरूर देखी है बनी हुई और मंदिरों का तो मैं बता चुका हूँ कि 2,13,422 मंदिर बना चुके हैं, 51,000 स्कूल गिरा चुके हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ।
आपने ये तो सुन लिया होगा कि मज़ाहिर नकवी को फारिग कर दिया गया, बरतरफ कर दिया गया, उनकी रिटायरमेंट प्लान, जस्टिस कहलवाने का हक, ये वो सब छीन लिया गया, और वो एक चोर के तौर पर तारीख में पहले जज के तौर पे याद रखे जाएंगे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान की तारीख में। और वो ऐसे ही थे। फिर साथ में असद प्रेसन ने कैपिटल टॉक में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, बड़ी रोमांटिक गुफ्तगू है कि हम इक़्तिदार में आ गए तो इस्लामाबाद क्लब, जिम खाने, गोल्फ क्लब, इन सब को गिराकर कॉलोनियाँ बनाएंगे, हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे, अरबों डॉलर आएंगे। पहले भी इस तरह ही कहा था ना, वज़ीर आज़म हाउस को ये कर देंगे, गवर्नर हाउस को ये बना देंगे, किसी को यूनिवर्सिटी, किसी को लाइब्रेरी। और फिर क्या हुआ था? तो बातें करना, नारे मारना है। जब नारे मारे तो समझ जाएं वो मोदी हो या इमरान खान कि इनके इरादे दुरुस्त नहीं है। फिर साथ में ये कहना, बजाय देखें कितनी खूबसूरत बात है कि इस जज सियासी तौर पे नहीं आने चाहिए, चीफ जस्टिस की पसंद से या प्राइम मिनिस्टर की पसंद से या एस्टेब्लिशमेंट की, CSS का एग्ज़ाम देकर आए, निथर के निकल कर आए। मगर आपको पता है कि CSS के एग्ज़ाम में भी सिफारिशें चलती हैं, वहाँ से भी ऊपर से ऑर्डर आने लगे हैं और ज़माने से आ रहे हैं। वरना ये बुंदियाल फलाने, इनके नाम देखें, इनके इलाके देखें, ये अक्लमंद लोग हैं, आम मिडिल क्लास के बच्चे नहीं हैं। कितने हैं आम मिडिल क्लास के? ज़रा गिने तो आपको पता चल जाएगा। और फिर साथ में एक इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म किया जाए, तरामीम की जाए आईनी, और जो मेंबरान हैं 4 सूबों के 4 मेंबर्स, उनको रोटेट किया जाए एज ए चेयरमैन 1 साल के लिए। बज़ाहिर बहुत अच्छी बात है। एक तो ये कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, और फिर ये खुद नेक नियतें, ये तो EVM लाना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि मोदी क्या करता रहा है, या और जो दुनिया के 17, 18, 19 ममालिक में और हैं इंडिया के अलावा, तो इन्हें EVM मशीन चाहिए ताकि एक बार हमारे कब्जे में आ जाए तो फिर लगाते रहें ठप्पे इलेक्ट्रॉनिक, और हम भी कंटिन्यू करें, अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाएं, भगाएं। तो मसला ये है कि इस पूरे खित्ते को फाशिस्टों ने घेरा हुआ है, और अकीदतमंद अभी कुछ देर में बस शुरू हुआ चाहते हैं अपनी दिल की भड़ास निकालने के लिए, जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ कोशिश करता हूँ कि जो मैंने यहाँ सीखा है, यहाँ भी एक इंतखाबात होते हैं, पहली बार और आखिरी बार मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाए थे। मैंने आपको पहले बताया कि एक नेक्सस है पूरा, कि वो मोदी हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, प्यूटन हो, उर्दगान हो, इमरान हो, मोदी हो और शी हो। तो भारत आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल आपसे गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।